हेलो ज्योति। फिरदौस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यार इतने ही लोग हैं? दो का तो हेडेक है, एक का तो हेडेक है, उसका तो हेडेक रहता है खतरनाक वाला। नहीं रहता रहा, उसका भी प्रॉब्लम है रे भाई। ठीक है, शुरू किया जाए। गुड इवनिंग। खैर शुरू करते हैं, यूँ डिले करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होता है। चलो, देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा तुमसे। करेक्ट? तो तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का आएगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट लॉ बोलता है थर्मोडाइनमिक्स का, क्या बोलता है? ठीक है, किस चीज़ पे बोलता है? अगर ये नहीं पता हो तो नहीं बना पाओगे। वैसे थर्मोडाइनमिक्स में कितने लॉ होते हैं? थर्मोडायनामिक्स में तुम्हारे टोटल 4 लॉ होते हैं। एक होता है जीरोथ लॉ। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा फर्स्ट लॉ, तीसरा होता है तुम्हारा सेकंड लॉ, चौथा होता है तुम्हारा थर्ड लॉ। है ना? 4 लॉ होते थे। पहला जो था वो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा था। दूसरा तो डेफिनेटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, जो हमारा आंसर है। जो हमारा आंसर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही आंसर होगा। अब ये कौन से साल का क्वेश्चन करा रहा हूँ? ये 2023 का क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, मोस्टली मैं 2023 के ही क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खाना अभी बनाया नहीं है चार, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे तो 11 की टीम है ना, तुम तो कभी भी बना लोगे। करेक्ट? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात चल रही है। तो इसमें जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वो बात कर रहा है, तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर पता ही नहीं हो तो क्या बनाओगे? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता क्या है? सबसे पहले कि ये बताता है द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब क्या है कि अगर मैं एक बात करता हूँ कि एक पतीला है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था तुमको। ठीक है, एक पतीला रखा हुआ है और उस पतीले को मैं क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ। नीचे से मैंने हीट दिया है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है भाई? उसके अंदर तुम्हारा मौजूद है कुछ पदार्थ जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो क्या होगा? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। है ना? अगर ऊपर ढक्कन तुमने दे रखा है तो वो ढक्कन क्या करेगा? जंप करेगा। तो ढक्कन जंप कर जाएगा, तो ढक्कन जंप करेगा मतलब क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसके जिसके वजह से क्या होगा? एक वर्कडन होगा। वर्कडन होगा। तुमने नीचे से क्या दिया है? क्यू दिया है, हीट। ठीक है, और पार्टिकल का क्या है? वो तुम्हारा वाट लिक्विड फॉर्म से तुम्हारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, हाँ या ना? ज्योति, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? अगर मैं बात करता हूँ जो पार्टिकल है वो अगर जंप कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। जब वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? ये पूछ रहा हूँ, बताओ। यस, होगी। तो उसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? तुम्हारा हीट एडेड टू दी सिस्टम है और वर्क डन है। तो इसमें तुमको सिंपली दिख रहा होगा कि जो हीट दे रहे हो ये इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रहा है और वर्क डन के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है।
तो अगर कोई इंटरनल एनर्जी चेंज होगा बॉडी का, तभी वो किसी तरीके का वर्क डन कर पाएगा, ये भी वो समझा रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हीट एनर्जी जो था वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है। अब कोई बोलेगा कि सर ये जो वर्क डन है ये एनर्जी में कैसे आ गया, तुम ये भी पूछ सकते हो कि सर ये जो वर्क डन है हाउ इट बिकम ए एनर्जी। ये भी प्रश्न की बात होती है कि वर्क डन कैसे होगा। एक्चुअली में 11th क्लास में तुमने एक चीज पढ़ा होगा, 11th क्लास, याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके बारे में तो जरूर पढ़े हो तुम लोग। इन्वायरमेंटल साइंस से जो पढ़ रहा है वो तो इसको पढ़ा ही होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि वर्क और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टिबल है। अगर एनर्जी होगा तभी काम कर पाओगे, अगर काम होगा तभी एनर्जी बनेगा। क्लियर, ये चीज है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है एक दूसरे रिलेटेड है। तो एनर्जी खर्चा होता है वर्क डन करने में, तो इसलिए एनर्जी की भी वही यूनिट होती है जो वर्क डन की होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पूरा फॉर्मूला था ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा था। समझ में आया ये क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन जो था तुम्हारा यूनिट 1 से, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया था 2023 में। आई थिंक ज्योति इस क्वेश्चन को करेक्ट किए थे या नहीं किए थे? ये क्वेश्चन तो तुम लोगों ने करेक्ट किया ही होगा, इसमें तो कहीं आई डोंट थिंक कि तुमने कोई गलती की होगी। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना? चलो, तो फिर बात आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक पार्सल के बारे में बात कर रहा है। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखो, ये क्वेश्चन बार बार आता है और इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। एक पूछा है कि एन एयर पार्सल हैविंग इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस राइजेस adiabatically to 2 kilometer height above the surface. What is the final temperature of the parcel? ठीक है, एक तो बोला कि वो एयर पार्सल है, दूसरा क्या बोला कि इनिशियल टेम्परेचर उसका 15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि राइज होके 2 किलोमीटर एबव तक पहुंच जा रहा है हाइट के, है ना? ये चीज उसने बताया। लेकिन इसमें फायदा क्या है, देखो, ये सबसे पहला जो वर्ड यूज किया है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वर्ड एडियाबेटिकली। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, एज वी नो द एन एयर पार्सल ऑलवेज राइजेस थ्रू ए डायडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, जो कि 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। अब इसका मीनिंग क्या है? मैं बात करता हूँ कि अगर कोई एयर नीचे मौजूद है, वो जितना 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा उतना उसका टेम्परेचर 9.8 डिग्री सेल्सियस से घटेगा, एक्स माइनस 9.8 बनता जाएगा। जितना 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे उतना एक्स माइनस 9.8 घटता जाएगा। ठीक है, यही वो समझा रहा है कि एक हाइट पे 9.8 घटता जाएगा। तो वेद इसका दो मेथड है। अगर तुम कंसेप्चुअलाइज वे में करना चाहते हो तो ये मेथड यूज करो भाई, अगर शॉर्टकट में करना चाहते हो तो भाई ये मेथड यूज करो। हमारे दिमाग में फिट है कि जो टेम्परेचर ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में वो डिक्रीज करता है ना? ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज करता है अगर ऊपर जाते हैं तो, क्योंकि अगर ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज करता है टेम्परेचर ऊपर जाने से, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, तो जमीन पे दिया था वो 15 डिग्री सेल्सियस, जमीन भी छोड़ दो, एक हाइट में अगर बात करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस दिया था उसने। वो पूछा था कि 2 किलोमीटर ऊपर क्या होगा टेम्परेचर, 2 किलोमीटर ऊपर का टेम्परेचर को एक्स मान के चलो। करेक्ट, 15 पहला जो टेम्परेचर होगा वो 9.8 डिग्री से घटेगा, तो 15 माइनस 9.8 कितना था, 5.2। ठीक है, फिर दूसरे 1 किलोमीटर में क्या होगा, फिर से 9.8 से घटेगा, तो 5.2 माइनस 9.8 कितना था, -4.6, जो कि ये था आंसर। ठीक है, बहुत बच्चों ने इसको लगाया और उनका 000 गया इसमें मार्क। -4.6 जो था डिग्री सेल्सियस वो आंसर था। क्योंकि कोई बेवकूफ़ी बोलेगा कि नहीं ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो प्लस में रहेगा, माइनस हो रहा है ना जी 9.8 से, तो कैसे वो प्लस में रहेगा, रहेगा ही नहीं। इसमें बहुत लोगों ने गलती किया था, जितने भी बच्चे थे यहाँ के, तो उन्होंने गलती की थी। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी कि टेम्परेचर कैसे घट रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है। करेक्ट, ये चीज बात आ रही है। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि तुमको ये लॉन्ग कट मेथड, ठीक है, लॉन्ग कट मेथड पे चलते हैं। तो लॉन्ग कट मेथड की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या कहानी है समझो, लेट अस अंडरस्टैंड कि इसकी क्या कहानी है। ठीक है, तो
तो इसमें जैसे कि तुमको दिख रहा है कि ये क्या है, डी टी बाई डी जेड, ये क्या होता है, इसको हम लैप्स रेट बोलते हैं, एल आर, दिस इज लैप्स रेट। अब लैप्स रेट का जो लैप्स रेट का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड, चेंज इन टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, लैप्स रेट होता है। ठीक है, तो ये जो एल आर है डी टी अपॉन डी जेड, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या है, नीचे का टेम्परेचर अगर T1 है तो ऊपर का टेम्परेचर T2 है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा टेम्परेचर का चेंज होगा। उसी तरीके से नीचे का जो हाइट है उसको अगर Z2 ले लो और ऊपर का हाइट को अगर Z1 ले लो तो चेंजेस यही है। ठीक है, तो तुमको चेंज कितना दिया था कि वो 2 किलोमीटर का चेंज है। ऊपर में क्या था हमको पता नहीं था, इसलिए हमने एक्स लिया था टेम्परेचर, और जमीन का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। तो T2 - T1 में ये वैल्यू पड़ेगा, तो टोटल जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा एक्स, एक्स - 15/2। ठीक है, अब तुमको पता है कि जो लैप्स रेट का वैल्यू है वो है -9.8। ठीक है, तुम लेफ्ट साइड का वैल्यू डाल दो यहाँ पे और सेम इक्वेशन को नीचे कर दो। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर वैसे भी -4.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर नहीं आएगा, -4.6 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द पार्सल वो पूछा था एक हाइट में। ये क्वेश्चन जब तुमको मैंने लैप्स रेट्स के बारे में समझाया था ना, तब मैंने ये बताया था। हाँ सिंपल तो है, वैसे तो सिंपल ही है, वो सिंपल ऐसा भी सिंपल नहीं, ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है जो शॉर्टकट मेथड मैंने बताया है। इसमें तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, 2 बार 9.8 से माइनस कर दो आंसर आ जाएगा, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, काफी इजी था ये क्वेश्चन की तो बात ही हटा दो, दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें तो नो डाउट कोई आंसर था। ठीक है, अब इसमें जो गलती करके है भाई वो महान इंसान है, वो महान इंसान है। फिर दोस्त तुम ऐसे ही कुछ गड़बड़ी किया होगा, मेरे को पक्का पता है, और तुम ऐसे ही बर्बाद हुआ है, इन्हीं इन्हीं सब चीजों की वजह से बर्बाद हुआ है, मेरे को लग रहा है, 100% लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा कंसेप्चुअल कंसेप्ट तुम्हारे ना बहुत सारे जगह में ढीले पड़े हुए हैं, उनको ठीक नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा आगे चल के। ठीक है, कोशिश करो कि कंसेप्ट को बरकरार रखने के लिए। ये एम तलवारे, कौन है भाई ये एम तलवारे? भाई नया आदमी आ गया एम तलवारे, कौन हो तलवारे? बताओगे भाई, अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करोगे, कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हो? तलवरे, मिस्टर तलवरे, एम तलवरे, बताएंगे आप कौन है? क्लास तो ज्वाइन किए हैं आप? कहाँ से पढ़े हो, एमएससी क्या है आपका, किस सब्जेक्ट में आपने एमएससी किया है, और कहाँ से पढ़े हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कुछ तो आइडिया दो तलवरे जी। अरे ये आके चला गया, इसको मैंने पूछा तो ये आके चला गया। पहली क्लास शायद अटेंड कर रहा है कभी भी, लग रहा है। चलो नितिन, नितिन तुम कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, देख लो थोड़ा, एक बार ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसको देख लो। करेक्ट। अब बात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एवरेज सैलिनिटी, क्वेश्चन ने पूछा है कि एवरेज सैलिनिटी बताओ, एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर बताओ। ठीक है, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, हाँ 3.5%, रास्ता भूल गया होगा। अरे रास्ता कैसे भूलेगा, यहाँ पे वही बच्चे एनरोल्ड हैं जो कि ईवीएस का सब्जेक्ट ले रखे हैं, मैं थोड़ी ना कोई ट्रायल क्लास कर रहा हूँ, ट्रायल क्लास किया था याद नहीं है, उसमें क्या थे, कितने सारे बच्चे आए थे, बट आई एम नॉट डूइंग ए ट्रायल क्लास ना। आज मैं कौन सा क्लास कर रहा हूँ, आज मैं तुम्हारा ईवीएस का क्लास कर रहा हूँ, तो सिर्फ ईवीएस के ही बच्चे होंगे, दूसरी जगह के कैसे बच्चे आएंगे भाई, कुछ भी बोल रहा है। खैर, तुम तो बोलते रहेगा, मैं जानता हूँ तुम्हारी आदत है बोलने का, फिर दोस्त। ठीक है,
देखो, एवरेज सैलिनिटी की जब वो कहानी बोलता है तो एवरेज सैलिनिटी होता क्या है पहले समझो। एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर का मीनिंग क्या है समझते हो, कि सी वाटर की सैलिनिटी कितनी होती है। मतलब सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कितना होता है ये तुमको पता होना चाहिए, ग्लोबल एवरेज। तो ग्लोबल एवरेज में क्या है कि बोलते हैं कि जब 35 ग्राम के सॉल्ट को तुम डिजोल्व कर देते हो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, तो वो बन जाता है सी वाटर की सैलिनिटी। क्लियर। या तो तुम बोलो कि 35 ग्राम डिजोल्व है तुम्हारा पर केजी। ठीक है। 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट जब डिजोल्व होता है पर केजी में वाटर में, तब वो बनता है क्या, सैलिनिटी बनता है। ठीक है। तो उसका परसेंटेज निकालना तो बहुत ही आसान है, कि 35 ग्राम का तुम ले लिए क्या, सॉल्ट, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, तो बट्टा 1000 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, जिसकी वैल्यू 3.5 आएगा। समझ में, 3.5 इसका वैल्यू आएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? फिरदौस, डू यू हैव एनी डाउट्स ऑन दिस क्वेश्चन? बताओ, इस क्वेश्चन में किसको डाउट है? ये तो काफी इजी है ना, आई थिंक। नितिन, इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? डाउट है तो बताओ। अरे तुम्हारा तो क्लियर रहता ही है हर क्वेश्चन का। ज्योति और नितिन की बात चल रही है, क्योंकि वो लोग शायद दूसरे बैकग्राउंड से हैं, तो जो दूसरे बैकग्राउंड से हैं तो उनको तो पता होना ही चाहिए। नो डाउट सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लियर है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं तुम्हारा आगे का क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है तुम्हारा, डीडीटी पे। ठीक है। तो डीडीटी की जब तुम बात करते हो, ठीक है, तुम क्या समझते हो? डीडीटी क्या मैंने बताया था, डीडीटी एक खतरनाक, पता ही होगा तुमको, पहले भी पढ़ा चुका हूँ शायद। ठीक है। डीडीटी क्या है, एक खतरनाक तुम्हारा पेस्टिसाइड है। डीडीटी एक हार्मफुल पेस्टिसाइड है। समझ रहे हो? कैसा पेस्टिसाइड है, एक हार्मफुल पेस्टिसाइड है। एसआरबी में भी आया था। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। तो डीडीटी जो है वो क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो क्या तुमको लगता है फिरदौस, तुम फिरदौस आंसर बताएगा, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है आंसर, इसलिए फिरदौस के लिए छोड़ दिया था। फिरदौस बताओ आंसर क्या होगा। बताओ बताओ। एएसआरबी में आया था तो तुम लगाया होगा ना, आंसर क्या है बताओ। बताओ भाई फिरदौस। बोल रहा है एएसआरबी में आया था, तो ये देश में डीडीटी तो डीडीटी आया था। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, डाईहाइड्रोक्लोरिनेशन। ओके। क्वेश्चन जब आएगा प्रिंट होके तब बात करेंगे उसमें, अभी तो क्वेश्चन की प्रिंटिंग नहीं हुई ना, तो होने दो तब बात करेंगे। तो डीडीटी का तो फुल फॉर्म जा रहे हो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसके तो बताने की जरूरत नहीं है, ये खतरनाक था और इसको बैन पड़ी थी। ठीक है। यहाँ पे तुम उसका स्ट्रक्चर दे सकते हो, दो बेंजीन रिंग है, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, बेंजीन रिंग दो बना दो। उसके ऑर्थो साइड में जो, ऑर्थो तो नहीं है, पारा साइड में, ठीक है, पारा साइड में तुम दोनों लगा दो क्या, सेल सेल लगा दो, और एक सेल यहाँ लगा दो, तीन सेल यहाँ लगा दो। ठीक है। तो बहुत ही इजी है, इस स्ट्रक्चर को बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है। पर डीडीटी क्या है, डीडीटी इज एन एक्सट्रीमली परसिस्टेंट कंपाउंड। परसिस्टेंट मतलब ये इजीली रिमूव नहीं होता है। ये करता क्या है, ये बायो एक्यूमुलेशन करता है।
बायो एक्यूमुलेट करता है, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये नियरली इनसॉल्युबल इन दी वाटर है एंड टेंडेंसी टू बायो एक्यूमुलेट। अगर बोलते हैं नियरली इनसॉल्युबल, अगर नियरली कोई चीज इनसॉल्युबल होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, लो सॉल्युबिलिटी होगा। तो ये तो करेक्ट आंसर है, ये नॉट में तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इट्स लो रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लाइट, केमिकल एंड माइक्रोब्स। अगर इसका लो रिएक्टिविटी होता, ठीक है, अगर इसकी लो रिएक्टिविटी है, ठीक, हाई रिएक्टिविटी होती तो क्या रिएक्ट करके वो निकल जाता केमिकल के साथ। बट क्योंकि इसका लो रिएक्टिविटी है, इसको ना माइक्रोब डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, ना केमिकल्स डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, ना लाइट डिस्ट्रॉय कर पा रहे, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर है, इसमें तो कोई दो रहा ही नहीं है, लो रिएक्टिविटी है, इनसे तो लो रिएक्टिविटी दिखाता ही है। अब एक चीज बताओ, लो वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मैं बात करता हूँ वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या तुम्हारा सॉलिबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा, ये कंसेप्ट मेरे को समझा। जो समझा दिया वो है खिलाड़ी। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, बताओ। वेपर प्रेशर की कहानी बताओ, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये चीज बताओ। बताओ बताओ। सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस। चलो, ये कंसेप्ट भी थोड़ा मतलब तुम्हारा सोचने वाला कंसेप्ट है, तो ये सोचने वाले कंसेप्ट पे खेल खेलते हैं, ठीक है, बताते हैं तुमको, पूरा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखो, दो चीज, पहला चीज क्या है कि अगर तुम बात करते हो कि तुम्हारा यहाँ पे ना कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो ना, तो उनको पिस्टन से दबाए जा रहे हो उनको, और तुम पिस्टन से दबाते जाओगे, नीचे की तरफ पिस्टन को खींच के लेते हुए जाओगे। कोई भी चीज अगर नीचे की तरफ खिंचाएगा ना, कोई भी चीज अगर नीचे की तरफ खिंचाएगा तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोलिजन बढ़ेगा, देयर विल बी हाई कोलिजन्स बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स। क्योंकि इनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा, तो कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इनमें प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, इनका जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, मतलब जितना सॉल्युबल होगा जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ये चीज वो समझा रहा है। तो अगर सॉल्युबिलिटी यहाँ पे पहले ही हम बोल रहे हैं कि लो सॉल्युबिलिटी मौजूद है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर डेफिनेटली लो होगा, तो ये दोनों तो करेक्ट है, ये ऑप्शन वन एंड ऑप्शन थ्री ये दोनों करेक्ट है, तो इन ये तो नॉट करेक्ट में आएंगे ही, ठीक है। रिएक्टिविटी वाला पार्ट भी तुम्हारा क्या है, करेक्ट है, सेकंड वाला। तो बचता क्या है आंसर तुम्हारा, इट्स ए हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, नहीं होता है डीडीटी में, हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा ही नहीं, इसीलिए तो वो ज्यादा समय तक वहां पे मौजूद रहेगा और बायो एक्यूमुलेट करेगा, यही तो कहानी है उसकी, जो कि आगे आने वाले ट्रॉफिक लेवल पे बायो मैग्नीफाई होके कंप्लीट होता है ना, ये तो कहानी है, इसी चीज को तो वो बता रहा है, समझ रहे हो, क्लियर है ये क्वेश्चन। वैसे तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या हाल होता है नितिन, अगर मैं सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या हाल होगा, ये तो सॉलिबिलिटी की बात चल रही थी, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या हाल होगा।
प्रेशर विल डिक्रीज। हाँ, कोलिजन वैसे तो कम होंगे क्योंकि चीजें बाहर निकलेगी, तो इसके संदर्भ में वो चीज याद रखना कि कैसे काम करता है कौन सी चीज और व्हाट इज द प्रोसेस। क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल भाई। इतना इजी क्वेश्चन आएगा और तुम लोग फेल होके आओगे तो भाई कौन बचाएगा तुमको। ग्रेजिंग फूड चेन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जान है, धड़ेला क्वेश्चन है एकदम। हमको पता है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है वो किससे शुरू होता है, हमेशा ग्रीन प्लांट्स की तरफ से शुरू होता है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, है ना। सन से एनर्जी लेने के बाद जो तुम्हारा होता है, एनर्जी बचता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन के तौर पे देखते हैं। बट एक चीज मेरे को बताओ कि सन से कितनी एनर्जी प्लांट्स लेता है, ये चीज बताओ। हाउ मच एनर्जी दे टेक फ्रॉम ए सन, बताओ। एक प्लांट जो है कितनी एनर्जी लेता है सन से। हाँ 1%, एब्जॉर्व करेगा 1%। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो किससे स्टॉप होता है, तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर कार्निवोर से, है ना, करेक्ट है। तो सेकेंड ऑर्डर कार्निवोर से करेक्ट होता है। तो तुम्हारा जो यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर था वो तो काफी इजी ही था, तुमको तो यहाँ समझ में आ ही रहा होगा कि क्या है इसका, है ना। इसमें क्या बोला है कि सन, ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोर्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उसके बाद तुम्हारा ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स नहीं, कार्निवोरस। ठीक है, ये तो सिंपल था, इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पहला ही ऑप्शन है, करेक्ट है। सेकंड ऑर्डर कार्निवोरस तो आएगा ही नहीं, सेकंड ऑर्डर कार्निवोरस से शुरू नहीं होगा। हार्बीवोरस को, हार्बीवोरस को ग्रीन प्लांट्स कैसे खाएगा, ये भी ऑप्शन भी अजीब दिया है। मतलब फोर्थ ऑप्शन तो किसी एंगल से भी नहीं है क्या। फिर दोस्त, प्लांट तुमको खा सकता है क्या, फिर बताता है। डू प्लांट कैन ईट अस, है ऐसा कुछ है, नहीं हो ऐसा प्लांट्स खा सकते हैं हम लोग को। सोच के बताओ, ऐसा कुछ है पॉसिबल। कोई भी प्लांट किसी भी जंतु को खा सकता है, हम लोग को छोड़ दो, किसी भी जंतु को खा सकता है कोई भी प्लांट। नितिन, हाँ या ना। फिर दोस्तवा कुछ बोला कि पीचर प्लांट है। यस करेक्ट है, पीचर प्लांट जो होता है वो इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स उसको बोलते हैं, तो दोज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो वहां पे फूड चेन का साइकिल जो है वो थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, ये मत सोच के चलना कि वहां पे फूड चेन का साइकिल नहीं बदलेगा। बट ये तो ग्रेजिंग फूड चेन की बात किया था। ग्रेजिंग का मीनिंग क्या है, ग्रेज कर रहा है मतलब चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें डेट्रीवोरस फूड चेन, तो डेट्रीवोरस फूड चेन कहां से शुरू होता है भाई, कोई बताएगा। फ्रॉम वेयर द डेट्रीवोरस फूड चेन स्टार्ट्स, बताओ। डेट्रीवोरस फूड चेन कहां से शुरू होता है। बताओ भाई। डेड ऑर्गेनिक मैटर, मैटर, ओके। डेड ऑर्गेनिक मैटर में क्या मिलता है इनको, उसको कौन खाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर उसको।
डेड ऑर्गेनिक मैटर को कौन खाता है भाई? डिकम्पोजर्स। एक डिकम्पोजर का एग्जांपल देना नितिन। क्या बोले? प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया, फंगस। कुछ हद तक तो करेक्ट हो, करेक्ट है। तो डेट्रीवर्स फूड चेन जो खत्म होता है वो कैसे खत्म होता है? कौन से कार्निवोरस से खत्म होता है या हर्बीवोरस से खत्म होता है? कैसे खत्म होता है बताओ? लास्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा डेट्रीवर्स में? बताओ। ये तो कराया है शायद फूड चेन वगैरह। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुम लोगों को? फूड चेन तो कराया है। मैं पूछ रहा हूँ डेट्रीवोरस फूड चेन जो है वो कहाँ खत्म होता है? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स ठीक है, स्कैवेंजर्स भी बोल सकते हो। स्कैवेंजर्स के एग्जांपल? भल्चर। ओके, करेक्ट है। खैर छोड़ो, ये तो टॉपिक आगे बढ़ जाएगा, इस पर आगे नहीं डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीसीज एरिया रिलेशन प्रेडिक्ट्स। सबसे जरूरी चीज, स्पीसीज एरिया रिलेशन प्रेडिक्ट्स। ये सब अब कहाँ जो घुस रहे हैं हम इकोलॉजी के क्वेश्चन में धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं। तो स्पीसीज एरिया जो बोल रहा है ये प्रेडिक्ट करने के लिए, इसमें क्या बोल रहा है ये? इसमें बोल रहा है कि तुम्हारा जो स्पीसीज एरिया है उसका जो रिलेशनशिप्स है, इसके थ्रू से हम क्या देख सकते हैं? कैन हेल्प विथ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए हैबिटेट and the factors that impact the survival of a species. Structure of a habitat and the factors that impact the survival of a species. ठीक है? तो एक तो हैबिटेट कैसे बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, उसमें कौन से फैक्टर्स लागू होते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, ये चीजों को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? स्पीसीज एरिया का रिलेशनशिप्स होता है। ठीक है? जो इसका आंसर है वो है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू सैंपल्ड टू एनमरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन एन एसोसिएशन विद द इकोसिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, विद द इकोसिस्टम्स अंडर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये उसने बोला। तो इसका आंसर ये क्यों होगा, फिर बात उठती है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पे चलते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि एरिया रिक्वायर्ड फॉर ई स्पीसीज इन एसोसिएशन। भाई किसके एसोसिएशन? यहाँ पे ये पोर्शन कट जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि एरिया ऑक्युपाइड बाय स्पीसीज इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। ठीक है, ये जरूरी है स्पीसीज एरिया का जो रिलेशन हो सिर्फ तुम्हारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो, ये भी नहीं हो सकता है, तो ये भी कट आउट है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू सैंपल टू एन नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन एसोसिएशन और इकोसिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन। तो वही तो है, स्ट्रक्चर ऑफ ए हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है? कि तुम किसी इकोसिस्टम के अंडर में तुम काम कर रहे हो, ये उसका स्ट्रक्चर है। फिर आता क्या है कि तुम्हारा इम्पैक्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अगर तुम इसके नंबरिंग कर दोगे, किसका? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज जितने भी मौजूद हैं उनकी नंबरिंग अगर हो जाती है, अगर इनन्यूमरेट कर देते हो, इसका मीनिंग है कि नंबरिंग हो जाती है कि कितनी है गिनती में, तो भी वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में पहुंच जाएंगे। तो स्पीसीज एरिया का रिलेशनशिप उसको भी डिस्क्राइब करता है। फिर आता है मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज टू बी प्रेजेंट इन प्रायोरिटाइज एन एरिया फॉर कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की तो बात यहाँ पे बोली ही नहीं है, तो इसका तो आंसर ही नहीं आना। ठीक है,
जब एरिया की बात की गई है तो एरिया पे बात किया जाएगा। नंबर ऑफ स्पीसीज टू बी प्रेजेंट इन प्रायोरिटाइज एंड एरिया फॉर कंजर्वेशन, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं होता स्पीसीज इवैल्यूएशन में, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या रिलेटेड लोग हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है थोड़ा ढांसू टाइप का क्वेश्चन, वो पूछता है कि एस्टिमेट द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। वैसे तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, मैं बोलने से ज्यादा है कि तुम क्वेश्चन पढ़ो, ताकि रीडिंग करो तो तुमको थोड़ा हैबिट हो जाएगा। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। कौन सा आंसर होगा, क्या लग रहा है तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के। कुछ बताओ। कहाँ गए ये फिरदौस, ज्योति? तीनों में से एक भी आंसर देता है, सिर्फ एक ही आंसर दिया जाता है, दूसरे आंसर ही नहीं देते हैं। भाई आंसर दो यार। क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, आंसर नहीं दोगे तो कैसे चलेगा बताओ। कौन सा फुटप्रिंट या क्या होना चाहिए आंसर? फिरदौस बोला इकोलॉजिकल फुटप्रिंट लगता है, तो क्या ये सही बोल रहा है? ज्योति एंड नितिन बताओ। बताओ। बाकी लोग नहीं बताओगे यार? सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो? तो डेफिनेशंस देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से समझ के बताओ ना। नितिन क्या बोल रहा है? शायद। शायद नहीं, एक ऑप्शन चूज करना होगा। बताओ। ज्योति तो बोला ही नहीं है। सॉरी सर, नो आइडिया। वन और थ्री। वन और थ्री। कंफ्यूज हो? कोई एक आंसर बताओ ना, गेस तो लगाओगे ज्योति, तुम भी तो लगाए हो गेस। ऐसा तो नहीं कि गेस नहीं लगाओगे वहां पे, सारे क्वेश्चन जब अटेंड भी कर रहे हैं तो गेस तो लगाओगे। तुम में से कौन आंसर वन है, कौन आंसर अगर बता रहा है वो तो बताओ। ये तो बता दिया आंसर वन है, बाकी लोग कुछ बताओगे? अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ क्या कर सकते हो। लेकिन बताओ, ज्योति और नितिन तो बताओ, मतलब क्या आंसर होना चाहिए? वन थ्री, या वन या थ्री सिर्फ, नन ऑफ दिस। मुझे नन ऑफ दिस का ऑप्शन ही नहीं। फाइनल करो यार, क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे फिर। अच्छा थ्री। ओके थ्री बोल रहा है ये ज्योति।
नितिन का क्या हाल है? फर्स्ट फाइनल। ओके। ओके, इसका जो आंसर था वो फर्स्ट ही था, दैट वाज वन। ठीक है, वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ही है उसका आंसर। क्योंकि देखो क्या बोलता है कि एस्टिमेट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड सी आर नीडेड टू प्रोवाइड renewable resources that a population consume and to absorb the waste it generates is called as। पहली बात, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का डेफिनेशन नहीं पता होगा, नहीं बना होगा इस क्वेश्चन। क्या बोलता है कि टोटल एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू सस्टेन और एक्टिविटी और पॉपुलेशन। ठीक है, पहली बात यहाँ पे ये क्या बोला, एरिया वाला वर्ड यहाँ पे भी यूज हुआ है और एरिया वाला वर्ड यहाँ पे भी यूज हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये एक तरीके से तुम्हारा क्या समझ को कि एरिया एरिया की बात करता है ना, तो समझ में आ जाता है कि ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की ही बात कर रहा है। फिर क्या बोलता है कि इट इंक्लूड्स द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सच एज वाटर यूज, अमाउंट ऑफ लैंड यूज फॉर फूड प्रोडक्शन, ये सब। ठीक है, बट इसका मतलब नहीं कि तुम कार्बन प्रिंट के बारे में नहीं पढ़ोगे। कार्बन प्रिंट में क्या हो रहा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर जनरेटेड बाय आवर एक्शन इंक्लूडिंग CO2 जो है वो तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट का पार्ट है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट का पार्ट है। तो इसका आंसर जो था वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट था। अब इनमें से कोई बताएगा व्हाट इज द लिविंग प्लेनेट इंडेक्स? इन सब के बारे में पता है तुमको? कभी सुने हो ये LPI, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इनके बारे में सुने हो कभी? ठीक है, तो थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि सुने नहीं हो तो जानना भी जरूरी है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, क्या बोलता है कि इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स आर द क्वांटिटेटिव मेजर शोइंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन। ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने ढूंढ के रखा हुआ है, उसका अगर क्वांटिटेटिवली तुम मेजर करते हो, दिस इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। ठीक है, चौथा क्या है तुम्हारा जो ऑप्शन था वो था लिविंग प्लेनेट इंडेक्स। ये होता क्या है कि टेल अस हाउ स्पीसीज आर केयरिंग बाय मेजरिंग द ट्रेंड्स इन मॉनिटर्ड पॉपुलेशन ऑफ ए वर्टिब्रेट स्पीसीज। मतलब क्या है कि अगर किसी भी एक कैप्टिव रीजन में ना अलग अलग मैमल्स को डाल दो, ठीक है, वो किस तरीके की केयरिंग करते हैं अपने बच्चों की। ठीक है, इन सबको देख के तुम पता कर लोगे कि कैसा लिविंग प्लेनेट इंडेक्स बनेगा। ठीक है, ये वही बता रहा है, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स जो LPI है यही चीज बताता है कि तुम्हारा कितनी केयरिंग हो रही है एक स्पीसीज में, उसी चीज को दर्शा कौन रहा है तुम्हारा लिविंग प्लेनेट इंडेक्स। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, species that are not adapted to such conditions disappear, this phenomena is called। डेफिनेटली मास एक्सटिंक्शन ही होगा, बट हाँ, हाउ मेनी मास एक्सटिंक्शन आर देयर, ये चीज कोई मुझे बताएगा कितने मास एक्सटिंक्शन अभी तक हो रखे हैं? बताओ, कितने मास एक्सटिंक्शन हो रखे हैं? क्या नितिन? बताओ, कितने मार्क्स एक्सटिंक्शन अभी तक हो रखे हैं? टोटल, इन टोटल कितने मार्क्स एक्सटिंक्शन हो रखे हैं? मे बी 4 और 5। कंफर्म कंफर्म बताओ ना।
देखो, ये सब जियोलॉजिकल एज की कहानी है। तो जियोलॉजिकल एज की जब कहानी की बात करता है तो क्या होता है कि उसमें तुम्हारा जियोलॉजिकल एज की जब कहानी की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, तुम्हारा नाम आता है। कितने तरीके के एक्सटिंक्शन थे? पांच। पांच एक्सटिंक्शन हो रखे थे। ठीक है। पांच एक्सटिंक्शन में भी जो पहला एक्सटिंक्शन था वो कौन सा था? ऑर्डोविशियन सेलूरियन। ठीक है, ये था अभी। उसके बाद आता है तुम्हारा डेवोनियन एक्सटिंक्शन। डेवोनियन। ठीक है। डेवोनियन के बाद आएगा तुम्हारा परमियन। ट्रायसिक। परमियन ट्रायसिक। ठीक है। फोर्थ में आ रहा तुम्हारा ट्रायसिक जुरासिक। डायनासोर का दौर खत्म। पांचवा आ रहा है तुम्हारा क्रिटेशियस एंड टर्शियरी। ठीक है। डेट्स तो पूछ देता है, कभी कभी तुमको डेट्स भी पूछ सकता है। तो क्रिटेशियस जो है और ये है जो है, ये सिर्फ 65 मिलियन ईयर्स एगो है। ठीक है। ट्रायसिक जुरासिक की बात करें तो 210 है। पर्मियन ट्रायसिक की बात करें तो 250 है। ठीक है। डेवोनियन की बात करें 365 है मिलियन ईयर्स। ठीक है। और ऑर्डोविशियन सिल्रियन तो 440 मिलियन ईयर पुराना है। ठीक है, समझ में आया कितना? 440 मिलियन ईयर पुराना, मतलब क्या होगा उसके अंदर में? सोने जड़े होंगे लग रहा है। क्यों? उस पीरियड में सोने जड़े होंगे। बट वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस जमाने में सोना तो महंगा होता नहीं था, बट सोना मिलता भी नहीं था। ये भी प्रॉब्लम थी। अब तो केजीएफ आने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड चल रहा है। ठीक है, मजे करने के लिए, है ना। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ओ माय गॉड, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, एकदम खास क्वेश्चन है, एकदम 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 खास क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये इसको तो बताने की जरूरत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बट हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, तब तक क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन पढ़ो, मैं और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, देखने में बड़ा होगा। देखो, क्वेश्चन पढ़ो फिर क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। पढ़ लिए तो बोलना यस सर, फिर क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। पढ़ लिए क्वेश्चन तो आगे बढ़े। चलो बताते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्या पूछा है। ठीक है। थोड़ा आइडिया नहीं दूंगा तो नहीं बना पाऊंगा, सच बात है। सर जूम कर दीजिए, जूम तो कर ही दिया है, देख भी लो। और थोड़ा इधर जूम आउट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा आउट कर देते हैं। इतना तो ठीक है भाई, इतना में तो दिखना चाहिए। आई थिंक सो, इतना में तो दिखना चाहिए। इतना में भी नहीं दिख रहा है क्या? क्या बोल रहे हो?
अब तो दिख रहा है क्वेश्चन, अब तो पढ़ लो। उस समय तो दिख नहीं रहा था, अब पूरा पढ़ लो, बताओ एक बार। पढ़ा कि नहीं देखो। और हम इस क्वेश्चन में क्या बना रहे हैं वो भी समझो। कौन सी चीज क्या है, क्या बताना चाहता है, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ लिए पूरा, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है, इसको इतना डिले कर रहे हो। पढ़ो अच्छे से, जल्दी बताओ पढ़ के क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए तभी ना आंसर बनाऊंगा उसका। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा क्या आंसर बनाऊंगा। क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, हाँ या ना तो बता दो। यस सर, आगे बढ़िए। करेक्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये जो क्वेश्चन था इसमें कुछ खास तो था नहीं। ठीक है, इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि मैंने कैसे बनाया है, बट हाँ, इस चीज को पता करना इतना आसान नहीं है कि ये कैसे बना है। एक मिनट दो, एक मिनट। एक मिनट दो। इसका वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है लग रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि इसमें जो तुमको ना कुछ चीजें जाननी होंगी तभी तुम इस क्वेश्चन को बना पाओगे। क्या चीजें जाननी होंगी वो मैं बताता हूँ। सबसे जरूरी चीज इसमें होता है, ये एक जियोस्ट्रोफिक अप्रोक्सीमेशन वाला प्रॉब्लम है। जियोस्ट्रोफिक अप्रोक्सीमेशन वाला प्रॉब्लम है। इसमें हो क्या रहा है कि पृथ्वी में तुमको दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक तो होता है कोरिलेज फोर्स, जो कि मैंने तुमको विंड में पढ़ाया था। और एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो इनके बीच से क्या होता है, एक बहुत ही शार्प हवा ऐसे बाहर निकलती है जब ये बैलेंस कर जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में तुम्हारा जो विंड पैदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रोपिक विंड। जियोस्ट्रोपिक विंड, ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तुम्हारे पास पहले क्या होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का फॉर्मूला होना चाहिए, डेल्टा पी अपन डेल्टा एच। इस तरफ क्या होना चाहिए, कोरलिच फोर्स का फॉर्मूला होना चाहिए। कोरलिच फोर्स का, इसकी वैल्यू है 2 ओमेगा रो साइन फाइ डी इंटू वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा जियोस्कोपिक विंड। ठीक है, ये ऐसे होता है। अब तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 4 मिली बार जो है उसको 4 into 100 किया, तो एक याद रखो, 1 मिली बार होता है 100 पास्कल के बराबर, इसीलिए हम कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, बाकी यहाँ पे ना एलिवेशन का काम है ना टेम्परेचर का काम है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं टेम्परेचर एलिवेशन दिया तो मैं यही करूंगा। ये नहीं करना भाई। ठीक है, देखो तुम पूरा जो कैलकुलेशन है कैसे कैसे इजी स्टेप्स में इसको आगे बढ़ाया है। ठीक है, 7.3 से डिवाइड करके, इससे डिवाइड करके 30.58 बना के इसको आगे बढ़ाया, तो इसकी चीज के प्रति ध्यान देना कैसे बनाया। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा इजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा ये जो 10⁻² है ऊपर चला जाएगा। 0.6 और 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो इतना वैल्यू आएगा, तो यही आंसर होगा।
बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा जियोस्टॉपिक अप्रोक्सीमेशन पे क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फॉर जियोस्टॉपिक अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन। ठीक, यही हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब आता है ये क्वेश्चन, इसको कैसे बनाओगे बताओ। ये क्वेश्चन मैंने बनाया ही नहीं है जानबूझ के तुम लोगों के लिए, तुम बताओ अब इसको कैसे बनाओगे। लेकिन हाउ यू विल मेक दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कैसे करना है। बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ी चीज है ही नहीं। अगर तुम थोड़ा ध्यान देके सोचोगे कि क्या हम करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, कैंसर कैसे बनेगा, तो तुम बना लोगे, फटाक से बना लोगे। पहले तो तुमको आयन का कंसंट्रेशन ही दे दिया है कैल्शियम का। तो कैल्शियम आयन का अगर कंसंट्रेशन तुमको दे दिया है तो तुम करोगे क्या आयन से, बताओ। इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई। नहीं आ रहा समझ में, कैसे बनाओगे। कैसे करें इस क्वेश्चन, हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये चीज कोई मेरे को बताएगा, हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। बताओ बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, कोई मेरे को बताएगा, हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन, कैसे करोगे इसको। नहीं नहीं, तो मैं तो बता ही दूंगा, ये तो काफी इजी है ना कैल्शियम कार्बोनेट वाला। डिफिकल्ट होता तो मैं बता भी देता, कैल्शियम कार्बोनेट वाला इजी क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन पूछोगे तो क्या फायदा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठा के डाल दिया है और तुमको बेसिक क्वेश्चन में थरथराने लगे हो, बोल ही नहीं पा रहे हो, बेसिक क्वेश्चन के आंसर्स नहीं बता पाओगे। बताओ बताओ, थोड़ा जोर डालो ना दिमाग में, चार ऑप्शन तो है यार, चार ऑप्शन में से कोई एक क्वेश्चन तो लगाओ, ऐसे कैसे चलेगा कि तुम एग्जाम में ऑप्शन ही ना लगाओ, घूम के आ जाओ बस। गलत है ना जी, घूम के कैसे आओगे।
क्या होता है, मतलब एक्चुअली फॉर्मूला पता करो पहले। तो चीज है कि हाउ यू विल फाइंड द फॉर्मूला। ठीक है, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है वो पता करो। कैल्शियम कार्बोनेट की जो हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला है, अगर तुमको वही चीज नहीं पता होगा तो इसको कैसे बनाओगे? इसको बनाना ही मुश्किल है। तो तुमको फॉर्मूला ही नहीं पता है, तुम कैसे बना दोगे? बात ना वही है, बात तो घूम फिर के वही पहुंच जाएगा। क्या स्टेप्स होना चाहिए वो बताओगे ना, तब मैं बता दूंगा फटाक से कि आंसर क्या होगा। स्टेप भी नहीं बताओगे तो क्या फायदा? मैं ही अगर हर जगह बता दूंगा कैसे करोगे चीजें? कुछ तो दिमाग लगाओ ना जी, कुछ भी दिमाग में नहीं लगा रहे हो, सीधा सीधा मेरे को बोल रहे हो कि सर आप ही कर दीजिए। मैं तो कर ही दूंगा, मेरे को क्या है, कर ही दूंगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ करेक्ट। क्योंकि ऐसे आंसर नहीं होगा तुम्हारा, निकलेगा भी नहीं, तुम टाइम पास करोगे। लेट मी टेल यू। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा फॉर्मूला? ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ। फॉर्मूला है कैल्शियम हार्डनेस इन mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू तुम्हारा केमिकल कैल्शियम mg पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। ये चीज उन्होंने बोला, यही चीज करना है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है तुम्हारा 50.45 है। और तुम्हारा जो कैटायनिक वाला पोर्शन है जो आईसीपी से लिया गया है, इस लड़के ने लिया होगा, वो कितना होगा? वो लगभग तुम्हारा होगा 28 या 30। ठीक है, ये होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही सिंपल है। करना क्या है कि तुमको कैल्शियम हार्डनेस निकालने के लिए सी ए हार्डनेस लिख लो। ठीक है, कंवर सिंह जी से क्या नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैल्शियम कार्बोनेट का जो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे तुमने डाला 50.45 इंटू तुम्हारा कैल्शियम। कैल्शियम अपॉन तुम्हारा जो इक्विवेलेंट वेट है कितना है 20.2 समथिंग। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैल्शियम का तुमको दिया है, तुम दिया है 100, ठीक है, 20 कर दो, डिवाइड बाई 5 कर दो। ठीक है, इसको लेकर मल्टीप्लाई कर दो 50 को। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? लगभग 250 के पास पास पहुंच रहा है। तो आंसर तुम्हारा 250 था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पे बेस्ड है कि कितना कैलकुलेशन कैसे करोगे, तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो गए तो अच्छा लगा होगा, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद बाकी क्वेश्चंस खुद भी किया करो। मैं अपलोड तो कर दूंगा नोट्स, लेकिन तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, बहुत स्लो चलते हो। जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही पूछोगे, पूछते ही नहीं हो क्लास ग्रुप में कुछ भी क्वेश्चन। खैर, छोड़ो। ओके, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं। गुड नाइट।